देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। रामनवमी के दिन देखते ही देखते देश के 9 राज्यों में आगजनी, हिंसा और हर तरफ मुसलमानों को उकसाने की कोशिशें की गई। जहां हमने देखा कि मस्जिदों के बाहर नंगी तलवारें लहराई गई, मुसलमानों को डराने धमकाने वाले साउंड यानी कि डीजे पर वो गाने बजाए गए, जिसके बाद माहौल गरमाया। और उसके बाद सबसे ज्यादा दुखद खबर आई मध्य प्रदेश से, जहां मुसलमानों के ही घर चलाए गए और फिर प्रशासन ने मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चला दिया, ये कहते हुए कि जिन घर से पत्थर चले हैं उन्हें पत्थर का खंडर बना देंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र से इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, जो लगातार तस्वीरें सामने आई रामनवमी के शुरू के पहले दिन से ही, जहां हिजाब को लेकर के बवाल शुरू हुआ, हलाल को लेकर के बवाल शुरू हुआ और अजान को लेकर के सवाल उठाए गए। जो पहले दिन का दौर था उसे किस तरीके से देखते हैं आप? नदीम भाई, ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, मैं समझ रहा हूं इन द लॉन्ग टर्म ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, पूरे मुल्क के लिए इतनी घातक साबित होंगी, इसका अंदाजा मैं नहीं समझ रहा हूं कि ये सरकारें ला पा रही हैं। इतने लालच में डूब गए हैं ये कि इनको अंदाजा नहीं है कि जब आप अपने ही देशवासियों को लड़ाओगे आपस में, अपने ही देशवासियों के बीच में इतना जहर घोल दोगे कि जो लोग आज तक के मैं समझ रहा हूं नदीम भाई, आप भी शायद मुंबई को वाकिफ होंगे इस इलाके से, महाराष्ट्र से, और क्यों महाराष्ट्र से, पूरे हिंदुस्तान में तो जो ये घटनाएं हो रही हैं, हम यहाँ पर पले बड़े। इससे पहले रामनवमी के ऊपर आपने कोई पत्थरबाजी देखी? आपने कोई ऐसी घटनाएं देखी? आपने हाँ, मोहर्रम के अंदर अलबत्ता कुछ ताजिए वगैरह निकलते थे, तो कुछ हिंदू मोहल्लों से निकलते थे जब, तो ये ऐसी छुटपुट घटनाएं हो जाती थी, लेकिन वो इतना तूल नहीं कभी पकड़ती थी। लेकिन ये इतना बढ़ जाना मामले को, मैं समझता हूं ये बहुत बहुत या तो एक साजिश के तहत किया जा रहा है, और या तो एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम खुलेआम एक डिक्टेट दे दिया गया है कि भाई इन चीजों को आपको बढ़ने देना है और रोकना नहीं है। आप बताइए इंटेलिजेंस का क्या काम होता है? कल एक मैं शो पर था, वहां पर डीजी यूपी के पुलिस बैठे हुए थे, रिटायर्ड। उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस को एक एक पत्ता कहां हिलता है उसकी सूचना होती है। तो उनके रहते हुए ये कैसे मुमकिन है? तो ये जो कॉम्प्लिसिटी है सरकारों की, एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉम्प्लिसिटी है, ये इस बात को दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं इनको फायदा पहुंचा रही है घटनाएं। और फायदा क्या हो सकता है नदी? फायदा सिर्फ पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल फायदा तो नहीं हो सकता है। पॉलिटिकल फायदे के लिए कर्नाटक में इलेक्शन आने वाले हैं, उसको मैं समझ रहा हूं, कहीं ना कहीं से मुझे न्यूज मिल रही है कि इसको प्रीपोन करने वाले हैं। गुजरात के इलेक्शन के साथ में ये कराना चाह रहे हैं, इस वजह से ये सारी घटनाएं हो रही है। तो इतना गिर जाना पॉलिटिकल सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट का मुद्दा तो कहीं बहुत पीछे छूट गया है इनसे। उस डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर इनको वोट हासिल नहीं होगी, ये इनका इम्कान है। आप और मैं कम से कम नदीम, क्या आप इन इन मुद्दों के ऊपर वोट डालना चाहेंगे? मैं नहीं समझता हूं आप इन मुद्दों पे वोट डालेंगे। आप डेवलपमेंट एजेंडा पे वोट डालना चाहेंगे। इसी तरह से आप इंटरव्यू कर लीजिए पूरे समाज पे, पूरे हमारी सोसाइटी में जाके, कौन डेवलपमेंट का एजेंडा छोड़कर वोट डालना चाहेगा? कोई भी नहीं। तो ये आखिर कौन सी दशा देना चाह रहे हैं, कौन सी दिशा देना चाह रहे हैं मुल्क को? क्योंकि सर, ये लगातार देखा गया कि जैसे ही 9 राज्यों में ये घटना घटित होती है, तो देश के जो प्रधान सेवक हैं, एक राज्य में हो तो चलिए मान लिया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ बयानबाजी नहीं करेंगे,
पर देश के 9 राज्यों में इतनी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं, एक ट्वीट तक देश के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जा सकता। क्योंकि सुबह ही मैंने देखा कि आपने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर रखा था, जिसमें ये सवाल पूछा जा रहा है साक्षी जोशी द्वारा कि कौन बचेगा, कौन जिंदा रहेगा, अगर भारत ही नहीं बचेगा तो कौन बचेगा। ऐसे में फिर जो देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़े इंसिडेंट पर भी खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए, क्योंकि 2014 में तो हमने बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री को चुना था। नंदी, वो साक्षी जोशी ने आखिर में जवाहरलाल नेहरू को कोट करके बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का और मोदी जी का तो बहुत बड़ा बैर है। वो तो नेहरू जी को गिनती में लेते ही नहीं है। वो तो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ही सारी की सारी हिंदुस्तान की समस्या के जड़ है। तो उनको कोट कर दिया उन्होंने ये कह के कि भाई जब हिंदुस्तान ही नहीं बचेगा तो फिर जब लोग ही नहीं बचेंगे तो हिंदुस्तान क्या बचेगा। एनीवे, देखिए नदीम, हमको इसकी गहराई में जाना होगा। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट जो कार्य कर रही है, और मैं तो ये बार बार कहता हूं कि मोदी जी तो जैसे हैं वैसे हैं, प्रधानमंत्री, अब क्या कहा जाए। लेकिन मोदी जी का जो सूत्रधार है अमित शाह जी, वो ये सारी चीजें करवा रहे हैं, वो सारी ये चीज चला रहे हैं। वो लिंचपिन है पूरे के पूरी कैबिनेट का। अब देख लीजिए कि ये जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और अमित शाह जी वहां के होम मिनिस्टर थे, तो किस तरह से ये सारा मामला चला है। और मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि भाई अगर मुझसे कोई सवाल ये पूछेगा कि जो एमपी में आज घटना हुई, जो एमपी ने सरकार ने वो बुलडोजर चलाए, तो मैं सोच रहा था कि भाई अगर कोई मुझसे सवाल, क्या गलत है भाई बुलडोजर चलाने में, तो मैं उनसे कहूंगा कि हाँ, बुलडोजर चलाने में कुछ गलत नहीं है। तो ऐसा करें ना कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लेते हैं। अब कहां से शुरू करेंगे आप बुलडोजर चलाना? गुजरात से शुरू करेंगे, हरेन पांड्या के मर्डर से शुरू करेंगे, जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर से थे गुजरात में और अमित शाह जी वहां पर होम मिनिस्टर। हरेन पांड्या के मर्डर के बाद में आपने टेक ओवर किया था। तो जब हरेन पांड्या के मर्डर से आप शुरू करेंगे तो बुलडोजर किसके घर पे चलना चाहिए? अमित शाह जी के घर पे चलना चाहिए, मोदी जी के घर पे चलना चाहिए। अच्छा, और थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव में जाते हैं, महात्मा गांधी का मर्डर किसने किया? वहां से शुरू करें आप। वहां बुलडोजर कौन चलाएगा? उसके तो मंदिर बना के बैठे हैं आप। जो फादर ऑफ द नेशन की गोडसे ने जिसकी हत्या की, उसके मंदिर के ऊपर बुलडोजर कौन चलाएगा? तो आप कौन सी जगह से शुरू करना चाहेंगे? क्या आप शुरू करना चाहेंगे गुजरात के दंगों से, 2002 में जो हुआ, और वाजपेयी जी ने आपसे कहा कि राजधर्म अपनाइए? तो आपकी सबसे पहले अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो अमित शाह जी और मोदी जी के घरों पर चलना चाहिए। अगर यही आपकी कानूनी कार्रवाई है कि नहीं, जैसे ही मालूम पड़ेगा कि भाई कसूरवार कौन है, हम उसको जो है ना बुलडोजर चलाएंगे। ना कोई कोर्ट है, ना कोई कचहरी है, ना कोई सुनवाई है। तो आखिर ये सब चीजें जो हो रही हैं नदीम, मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो आरएसएस की मूल इनकी धारा है, हिंदुत्व और एक्सक्लूसिव पॉलिसी। जर्मनी गए थे ये, जर्मनी जाकर हिटलरियन जो मुसोलिनी की पॉलिसी थी, एक्सक्लूसिव पॉलिसी, सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक सोच रहेगी, उस सोच के ऊपर ये चल रहे हैं, उसी सोच को ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जो इनकी नीति है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। कहीं से कहीं तक कोई तालमेल नहीं बनता है आरएसएस की सोच में, इस सरकार की सोच में, बुलडोजर की सोच में, और आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। सर, इसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया है, क्योंकि बीते कुछ सालों से लगातार ये देखा जा रहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए हमारे सत्ताधारी हैं, वही जज बनकर के फैसला सुनाते हैं, वही अपने हिसाब से मुजरिम को डिसाइड करते हैं और फैसला सुना दिया जाता है। घरों पर बुलडोजर चलाने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मस्जिदों पर पत्थर फेंकते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, तलवारें लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद मध्य प्रदेश के वीडियो सामने आए, पर एक के भी घर ऐसे कोई
बुलडोजर नहीं चलाया गया, पर 70 मुसलमानों के घर पर ये मैसेज दे दिया गया खुद गृह मंत्री द्वारा कि जिन घर से पत्थर चले हैं उन्हें हम पत्थर में ही तब्दील कर देंगे। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को, जो पूरी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रही है? नदीम, बहुत दुख की बात है, लेकिन क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल उसमें बिलीव नहीं करता हूं, हम लोगों को बहुत संयम से काम लेना पड़ेगा, सब्र से काम लेना पड़ेगा। हौसला तो हम नहीं छोड़ सकते, हौसला है, क्योंकि देखिए हमारा एक वक्तव्य, हमारा एक मैसेज समाज के अंदर बहुत ज्यादा या तो मिठास पैदा कर सकता है या कड़वाहट पैदा कर सकता है। पिछले 2-4 दिनों से ही सब मामले जब आ रहे हैं, तो मुंबई का भी, महाराष्ट्र का भी आपने जो शुरू में एग्जाम्पल दिया कि भाई यहाँ पर घटनाएं क्यों नहीं हुई, मैं समझ रहा हूँ बहुत बहुत अच्छे कारण सामने आए। शुरू में जब राज ठाकरे ने ऐलान किया कि भाई हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लाउड स्पीकर पे जाकर, तो मेरे सामने नहीं, बल्कि जुमा का दिन था, और हमारे इमाम साहब ने बड़े अच्छे दबे लफ्जों में हमको बताया, और उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी कोई घटना हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे किसी लीडर ने ऐलान किया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का हम स्वागत करते हैं, और जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनको हमारी दुकान से ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत पीने के लिए मिलेगा। और उन्होंने फिर अल्लाह के पैगाम के साथ में भी इमाम साहब ने इस बात को जोड़ा कि रोजे का जो हमारा असल मकसद है वो सब्र है और लोगों के बीच में मिठास खोलना है। तो कोलाबा में अबू असीम आजमी, जो आमतौर पे बड़े नेगेटिव कमेंट देते हैं, उन्होंने एक शरबत की, उनकी दुकान है कोलाबा के अंदर, अपने दुकान के बाहर एक बैनर लगा के रखा है कि अपना हनुमान चालीसा पढ़िए और यहां से ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत पीकर जाइए। तो ये जो मिठास घोलने का काम है, ये मिठास घोलने का काम बहुत अहम मैसेज देता है। हमको किसी कड़वाहट में नहीं पड़ना है, हमको कोई उत्सुक नहीं होना है किसी बात के। अवश्य ये हम पर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों को चुन चुन कर मुसलमानों की दुकानों पर, मुसलमानों के कारोबार पर, मुसलमानों की कब्र तोड़ने पर यह आमादा है। लेकिन हमको अपना धैर्य नहीं खोना है, सब्र का मादा हमको नहीं खत्म करना है। सिर्फ सोचे समझे तहत जो ये काम कर रहे हैं, हमको सोचे समझे तहत उस गुण और उस मिठास की बात करना है, ताकि संविधान, कल मैंने कहा एक डिबेट के ऊपर कि आप चाहे जितना हमको उत्साह ले, लेकिन मुसलमानों ने शाहीन बाग के तहत एक मैसेज दिया था नदीम भाई, और वो मैसेज ये था कि मुसलमान औरतों के हाथ में और मुसलमान मर्दों के हाथ में, एक हाथ में संविधान होगा और एक हाथ में तिरंगा होगा। और ये मैसेज उमर खालिद ने दिया था दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से आज 1.5 साल से वो सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा था कि आप हमको पत्थर बरसाएंगे तो हम आपके सामने संविधान रखेंगे, आप हमको हमारे सामने गोली चलाएंगे तो हम तिरंगा आपके सामने रख देंगे। और ये वजह है कि उमर खालिद को आज बेल भी नहीं मिल रही। तो सर, इसी के साथ साथ कई सारे सवाल भी खड़े हुए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट लगातार सामने आ जाते हैं, क्योंकि तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं जो दौरा करती हैं और उसके बाद में ऐलान कर दिया जाता है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करेंगे। लीगली तौर पर क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, क्यों जो असली मुस्लिम है उन्हें सजा क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उलेमाओं की चुप्पी पर भी लगातार लोग सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब ने भी ये सवाल खड़े किए हैं कि मुस्लिम धर्मगुरुओं का चुप रहना कहीं ना कहीं खतरा है। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं और समझते हैं इस चीजों को? नदीम भाई, बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। देखिए, एक जमाना था जो हमारे मुंबई के अंदर हांडी वाली मस्जिद में कश्मीरी साहब रहा करते थे, और कुछ ऐसे हमारे उलमा थे जो कि थोड़ा सा बड़बोलिया उनको बोल लीजिए आप, तो वो भिड़ जाते थे, कुछ ऐसे बयानात दे देते थे जिसकी तहत कम्युनिटी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। आज के हमारे उलमा बहुत महदूद हो चुके हैं अपने अपने इलाकों के अंदर, अपने अपने इश्यूज के अंदर। कुछ अगर बोल भी देते हैं तो लीडर्स, हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फिर बाद में सख्त कार्रवाई करने पर आमादा हो जाता है। तो मुझे ये समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन कुछ हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड काम करने वाले
एक्टिविस्ट हैं मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम तंजीमों में। फॉर एग्जाम्पल जो माहिम की दरगाह है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। पिछले दिनों में जब इन्होंने उकसाने की कोशिश की तो एक ऑल रिलीजियस मीटिंग बुलाई माहिम दरगाह के लोगों ने, उनके ट्रस्टियों ने। सोहेल लोखंडवाला वहां के ट्रस्टी हैं, क्रिश्चियंस भी शामिल हुए, बड़े बड़े हिंदू धर्म गुरु भी शामिल हुए, हमारे उलमा भी शामिल हुए, और सबने बड़े अच्छी तरह से मीटिंग लेकर ये कहा। और ये उस बात का आपका जवाब है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में क्यों नहीं हुआ कुछ। एमएलएस ने बहुत भड़काने की कोशिश की। तो ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो ऑल फेथ मीटिंग्स हैं, इनका होना बहुत जरूरी है। हमारा बड़ा कब्रिस्तान जो मुंबई के अंदर है, इसके ट्रस्टी जामे मस्जिद के अंडर में जो काम करते हैं कोविड-19 के अंदर, क्योंकि बड़ा कब्रिस्तान और जो शमशान है वो दोनों मिली हुई एक ही दीवार है, दोनों मिले हुए हैं। तो हमारे मुसलमान भाइयों ने जाकर हमारे हिंदू भाइयों का क्रियाक्रम वहां पर किया। तो ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है नदीम, कि कड़वाहट तो है, कड़वाहट फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारी हाँ, मैं जिस पॉइंट को मैं भूल जाऊंगा वो पॉइंट जो हमारे एजुकेशन से जुड़े जो तंजीमें हैं, वो क्या कह रही है कि देयर इज अ वेरी इंटरनल चर्निंग इन द मुस्लिम कम्युनिटी टुडे, और हमारे उल्मा भी उसका पार्ट एंड पार्सल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी हमको भड़काया जाए, उलझाया जाए मामलात के अंदर, लेकिन हमारा एक सिंगल वेपन, एक हमारा सिंगल हथियार जो कि अल्टीमेटली काम आएगा तमाम चीजों से जूझने के लिए, वो है एजुकेशन। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां, हमारे स्टूडेंट्स वो एजुकेशन हासिल करने में बहुत बिजी हैं। लाइब्रेरीज जा रहे हैं, संविधान को पढ़ रहे हैं, प्रियम्बल को बाय हार्ट कर रहे हैं, समझे ना। तो वो जो चर्निंग है विद इन द कम्युनिटी ग्राउंड लेवल पे, वो एजुकेशन हासिल करना है। तो वो इन मामलात में उलझना नहीं चाहते। ये एक फैक्टर हो सकता है नंदी। क्योंकि सर इसी के साथ में एक आखिरी सवाल भी आपसे लेना चाहूंगा। 9 राज्यों में ये घटना घटी, असल में इसके पीछे का मेन जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये पहले दिन की घटना तो नहीं हो सकती कि एक ही दिन में लोग आए और कर दिया, क्योंकि पूरी प्री प्लानिंग के साथ में इसे किया गया है और देखते ही देखते 9 राज्यों में बढ़ती है। असली गुनहगार इन 9 राज्यों में जो घटना घटी उसका कौन है? नदीम, मैं समझ रहा हूँ पूरा के पूरा तिखड़ा ये फोड़ना चाह रहे हैं मुसलमानों पर। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल भी देते हैं, दिल्ली वायलेंस का एग्जाम्पल देते हैं, शाहीन बाग का एग्जाम्पल देते हैं, वो पत्थर वाली जो एसिड वगैरह मिले थे दिल्ली के वायलेंस के बाद में, उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो इनका पूरा दारोमदार, जो इनकी सोच, जो इनके पैनलिस्ट आजकल चैनल के ऊपर बैठ रहे हैं, उनकी बातों से ये लगता है, अमित मालविया के जो ट्वीट्स वगैरह आते हैं, वो जो जिस तरह से काउंटर करते हैं, कुछ अगर पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं तो किस तरह नेगेटिवली वो काउंटर करते हैं, जो इनके आईटी सेल के चीफ हैं, इनकी सारी बातों से, इनके स्पोक्स पर्सन से ये लगता है कि सोचे समझे तहत ये काम किया जा रहा है। बहुत बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रच रहे हैं आरएसएस और बीजेपी मिलकर। इनका मेन एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने का है। कल मैं एक चैनल के ऊपर था, कि मैं नाम ले सकता हूं चैनल का नदीम? जी लीजिए। बड़ा अच्छा जनता टीवी चैनल है, डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी उसके एंकर हैं, बहुत अच्छा चैनल चलाते हैं वो। उन्होंने हम 3 लोगों को बिठाया था, एक बीजेपी स्पोक्स पर्सन थे और एक वीएचपी के थे। उनको डायरेक्ट सवाल बार बार वो पूछ रहे थे कि भाई आपके राम नवमी के ऊपर आप पत्थर क्यों खा रहे हैं? आप घोषित कर दीजिए ना हिंदू राष्ट्र, देरी किस बात की है? और दोनों हजरात जो है बच रहे थे, वक्त आएगा तो घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही बनना है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की इनकी कामना है, इसको पूरा करने में ये अंधे हो चुके हैं। ये बिल्कुल अपने संविधान, अपने तिरंगे, अपने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का गला घोटने पे आमादा है, और आए दिनों तो कसम खाते रहते हैं सेक्युलरिज्म को उठा पे फेंकने की। 1974 में जो मिसिस गांधी ने इंसर्ट किया था प्रियम्बल में, वो जरा भी एग्री नहीं करते, बोलते हैं कि इसको खत्म कर देंगे। और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए ये अच्छा होगा कि हम इस चीज को बुलंद करें आवाज को, कि सेक्युलरिज्म प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर है,
चाहे कितनी भी सीट लेकर कोई सरकार आ जाए, इसको खत्म नहीं किया जा सकता।